अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल कहा था करने को, किया भी होगा। एक सवाल मैंने दिया था और उसको अटेम्प्ट करने को कहा था कि ट्राई करिएगा जरूर। किस किसने किया है अटेम्प्ट? बस, बाकी किस किसने अटेम्प्ट नहीं किया है? ये दोनों हाथ मिलाएं तो टोटल तो नहीं बनते। किस किसने नहीं करना है? किस किसने नहीं करना है सवाल? किस किसने ये सवाल नहीं करना? कल आपने किया हो, ना किया हो तो बस मेरी तरफ से हो गया मेरी तरफ से। कल ये सवाल करके आइएगा। पार्ट ए भी कहा था और पार्ट बी भी कहा था। ओवरहेड्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बस बहुत है। ओवरहेड्स जिन्होंने पहले अकाउंटिंग इंट्रो वगैरह पढ़ी भी हुई है तो वो उनके लिए बस ये इतना ही था पुराना वाला, बाकी तो सब नया ही है। अच्छा, वो ना पहले एक दफा सवाल दिया था, वो ना आपने याद कराया ना मुझे याद रहा, कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक टॉयज वाला सवाल दिया था मैंने, तो उसमें ना एक लिखने में अंदर गलती हुई थी, आंसर ठीक था आगे, बस वो लिखा सही नहीं गया। मैं वो फिगर ठीक करा देता हूं। जो पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सवाल दिए थे ना, क्वेश्चन 5, उसमें जो स्टफ टॉयज थे उनकी एनआरबी ज्यादा थी, कॉस्ट कम थी, तो कॉस्ट लेनी थी, लेकिन वो बस लिखी गलत एनआरबी गई है, कैलकुलेट पूरा कॉस्ट पे ही हुआ है। पीछे सॉल्यूशन में जो आपको सॉल्यूशन दिया था मैंने, स्टफ टॉयज के नॉर्मल वालों में कॉस्ट लोअर है, इस्तेमाल भी कॉस्ट हुई है, बस लिखा साथ 1900 गया है, वरना आंसर 18 लाख कॉस्ट के हिसाब से ही आया है। उसके अलावा इसमें एक बच्चे ने और पूछा था ग्रुप में, अगर कोई ऐसे टोटली डैमेज है, बिल्कुल बेकार कूड़ा, कुछ भी नहीं मिलना, नो स्क्रैप वैल्यू, तो एनआरबी कितनी हुई? 0। और 0 और कॉस्ट में से क्या लोअर है? 0। कमाल हो गया जी, 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो डॉल हाउसेज में 1000 यूनिट थे जो बिल्कुल फारिग थे और 0 स्क्रैप थी उसकी, तो उसकी एनआरबी आ जाएगी 0। और कॉस्ट और एनआरबी से 0 लोअर है तो उसकी वैल्यू एनआरबी यानी 0 शो हो जाएगी। अच्छा, ये दो बातें ग्रुप में पूछी थी किसी ने, तो मैंने कहा वो बता दूं जी। जो जी जी मुझे बात समझ नहीं आ रही। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ हाँ, अरे ये बाकी लोग भी सुनिए, मैंने अब तक ये जो इन्वेंट्री के सवाल एबीसीडी करके कराए और मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे, तो वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये कहा था कि हर प्रोडक्ट को अलग अलग सॉल्व कर लें, लेकिन आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें एक बड़ा सा टेबल बना के टेबलर सॉल्व किया होता है। वो तो उसने जगह बचाने के लिए टेबल बनाया होता है, ऐसे थोड़ी कि टेबल का मेथड कोई अलग है और अलग अलग प्रोडक्ट्स का कोई और तरीका है। जैसे सिखाया कर लें आप, वैसे ही करें। ये कोई ज्यादा फॉर्मेट नहीं है कि वो सवाल पूछेगा कि टेबलर में बताना है कि सर ने जैसे बताया था वैसे कराना है। उसने तो बस एक जगह मैनेज करने के लिए सारे एक टेबल में डाल दिए। मैंने आपको कहा था कि आप अलग अलग हेडिंग देके करिए, तो एंड आंसर तो वही है, वैल्यू निकाल रहे हैं हम।
अच्छा चले जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बस ओके। ये जो भी जुम्मे को टेस्ट है ये इसी का और टेस्ट कर ले इन्वेंट्री का ही, क्योंकि ओवरहेड तो मैंने भी इस काबिल नहीं किया होगा कि आप सवाल कर सकें, तो इसलिए इन्वेंट्री का ही एक और, यानी उसमें एनआरवी और डबल एंट्रीज। ओवरहेड्स आई गैप की बुक के हिसाब से बात करें तो चैप्टर 3। अच्छा इसका ना पहले एक इंट्रोडक्शन सुन लीजिएगा और वो अच्छा है लिख लीजिएगा, और फिर उस इंट्रोडक्शन से मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इस चैप्टर को यानी मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि चैप्टर है क्या। उस इंट्रोडक्शन के लिए एक कहानी समझ लें। ईयर 1 में बिजनेस ने यूनिट्स बनाए 4000, और 4000 यूनिट्स बनाने के लिए जो पूरे साल में टोटल खर्चा हुआ, मटेरियल के ऊपर खर्च हुआ 80,000 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई 60,000 और एफओएच खर्च हुए 90,000। एक यूनिट कितने में कॉस्ट किया? देखिए फैक्ट्री के सारे खर्चे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। एक यूनिट कितना कॉस्ट किया? टोटल को से डिवाइड कर दें, है ना? तो अब ऐसा करें कि डिवाइड जरूर करें लेकिन टुकड़ों में कर दें मुझे, यानी डायरेक्ट मटेरियल अलहदा, डायरेक्ट लेबर अलहदा और एफओएच अलहदा। 80 डिवाइड बाय 4000 20 15 22.5 57.5। इस 57.5 की इंटरप्रिटेशन ये है कि 2000 ईयर 1 में जो 4000 यूनिट्स बने थे उनमें से एक यूनिट इतने रुपए कॉस्ट किया, इतने रुपए का उसमें मटेरियल लगा हुआ है, इतने रुपए उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और बाकी एफओएच है। ठीक है, ईयर 1 में जो यूनिट्स बने ये उनकी पर यूनिट कॉस्ट है। अगला साल आया और अगले साल में जो यूनिट्स बना लिए वो बना लिए चले 6000, और इन 6000 यूनिट्स को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल में खर्च हुआ 120,000, डायरेक्ट लेबर में खर्च हुआ 90,000 और एफओएच में खर्च हुआ 108। अब ईयर 2 में एक यूनिट कितना कॉस्ट किया? जी, डायरेक्ट मटेरियल 20, डायरेक्ट लेबर 15, एफओएच 18, 53। पहले तो एक कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन में क्या किया है, इसको समझने में कोई तकलीफ परेशानी है तो बताएं, फिर मैं बताता हूं ये कहना क्या चाह रहा हूं मैं। हाँ जी, ईयर 1 में 4000 यूनिट्स बने थे, इतना खर्चा आया था, और अगर एक यूनिट की कॉस्ट निकालना चाहे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय 4000, या अलग अलग कंपोनेंट करना है वो भी ठीक है। 4000 के लिए इतना मटेरियल लगा, पर यूनिट इतना, पर यूनिट लेबर इतनी, पर यूनिट एफओएच इतना, और ईयर 2 में ये पर यूनिट कॉस्ट आई। मैंने अभी इसमें जो चीज असल में समझानी है ना, तो मैंने उसमें एफिशिएंसी और इन्फ्लेशन इसमें चेंज इग्नोर किए, यानी महंगाई को भी इग्नोर कर दिया और एफिशिएंसी भी कोई खराब नहीं की। तो ये दोनों ईयर में 20 और 15 सेम क्यों आ रहा है? मैंने इन्फ्लेशन को भी इग्नोर किया है और कोई इनएफिशिएंसी भी नहीं है, इग्नोर कर दिया, तो दोनों में पर यूनिट 20 और 15 सेम क्यों आ रहा है? सेम प्रोडक्ट है, ज्यादा हुए हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट होता इसलिए है कि एक यूनिट में कितना है ये कैलकुलेट हो सकता है, तो मैंने महंगाई भी इग्नोर कर दी और कोई इनएफिशिएंसी भी इग्नोर कर दी, तो एक यूनिट बनाने में जितना मटेरियल लगता था उतना ही लगना है, जितनी लेबर लगती है उतना ही लगना है, तो इसलिए ये दोनों तो सेम ही आए। ये क्यों चेंज हो गया? एफओएच पर यूनिट क्यों नहीं सेम आया? देखिए जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है ना, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, ये तो कहते ही डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि एक कपड़ा बनाने के, एक शर्ट बनाने के लिए अगर 2 गज कपड़ा लगना है तो 2 गज कपड़ा ही लगना है। अगर एक शर्ट सीने के लिए वर्कर को 500 रुपए देने हैं तो 500 रुपए ही देने हैं, तभी तो उनको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों तो सेम आ गए, इसमें तो कोई मसला नहीं है। एफओएच पर यूनिट इसलिए चेंज हो गया क्योंकि इस एफओएच में बहुत सारी चीजें हैं, फिक्स्ड भी हैं, वेरिएबल भी हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसके अलावा फैक्ट्री का जो खर्चा है वो सब इनडायरेक्ट है, वो सब एफओएच है।
तो उसमें तो रेंट भी हो सकता है, उसमें तो लोगों की सैलरीज भी हो सकती हैं। चलो समझाने के लिए बताता हूं, चलो रेंट मान लेते हैं। तो जिस साल यूनिट्स कम बनाए थे, पर यूनिट खर्चा इतना आया, अब अगले साल रेंट ने थोड़ी बढ़ना था, सैलरीज ने थोड़ी बढ़ना था, लेकिन यूनिट्स ज्यादा आ गए, ज्यादा यूनिट से डिवाइड किया तो आंसर कम आ गया। तो एफओएच तो हर साल सेम नहीं आना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉन्सेप्चुअली हाँ सेम आ सकता है। हाँ, अगर महंगाई हुई या कोई चेंज क्वालिटी हो रही हुई फिर फर्क आएगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट कॉस्ट ही यही है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने किलो मटेरियल लगेगा, एक यूनिट बनाने के लिए लेबर को कितने पैसे देंगे, तो ये 20 और 15 ही आना था। एफओएस क्यों डिफरेंट आ रहा है, ये बात क्लियर है, पक्की बात है। क्योंकि टोटल खर्चा तो शायद उतना ना बढ़े, फिक्स खर्चा भी हो सकता है, इसलिए जब यूनिट्स ज्यादा हुए तो पर यूनिट कम आ गई, कम यूनिट्स बने होते तो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा बन जाती। बिजनेस के लिए ये पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट जानना क्यों जरूरी है? बिजनेस को क्या लगे कि एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है, क्यों जानना है? एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। एक यूज बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू निकालना भी तो है। फिर अगर बैलेंस शीट छोड़ें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो कॉस्ट पता चलेगी तो सेल प्राइस निकालेगा ना। बिजनेस को जब पता ही नहीं है कि मैं एक यूनिट कितने का बनाता हूं, तो मैं सेल प्राइस कैसे तय करेगा? तो बिजनेस के लिए एक यूनिट कितने रुपए कॉस्ट करता है यह जानना जरूरी है। लेकिन ये फिगर 18 रुपए और 22.5 ये साल के एंड पे ही निकल सकती थी। क्यों? नहीं, खर्चे तो चलो शुरू में पक्के पक्के भी तय हो सकते हैं, लेकिन ये 22.5 है कि 18 है, ये चीज एंड पे ही कैलकुलेट हो पाई। किस वजह से? क्योंकि पता तो चले कितने यूनिट्स बनाए हैं। क्या ये 20 और 15 साल के शुरू में लगा सकते थे अंदाजा? 20 और 15 इनका अंदाजा शुरू में भी लगा सकते हैं, क्योंकि पता है कि एक यूनिट बनाने में कितने किलो मटेरियल लगता है, पता है एक यूनिट बनाने में लेबर को कितने पैसे देते हैं, तो 20 और 15 तो साल के शुरू में भी अंदाजा लगा सकते थे। लेकिन ये 22.5 और 18 कब कैलकुलेट कर पाए? साल के एंड पे। क्यों? क्योंकि पता तो चले टोटल कितने यूनिट्स बने हैं, तभी तो टोटल एफओएच को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कहीं जाके 18 और 22.5 निकलेगा। लेकिन बिजनेस साल इंतजार नहीं कर सकता भाई, साल इंतजार करके जाने के कितनी पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है, तो साल के एंड का इंतजार नहीं कर सकते। शुरू में कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी, किसी तरह शुरू में कोई तुक्के लगाने पड़ेंगे कि अगर हम ये वाली चीज जानना चाहें कि एक यूनिट बनाने में कितना एफओएच, अगर एक्यूरेट जानना है तो वो तो साल के एंड पे ही होगा। लेकिन बिजनेस ने बहुत सारे काम करने होते हैं, सेल प्राइस निकालनी होती है, उसके अलावा आगे चल के हमने पढ़नी है, प्रोसेस कॉस्टिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, बहुत सारे काम हैं जिनके लिए हमें शुरू में ही जानना है कि एक यूनिट में कितनी कॉस्ट होती है। तो एक्यूरेट ना सही, कुछ तो जोड़ तोड़ कर सकें, वो सीखना है हमने इस चैप्टर के अंदर। यानी इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि प्रोडक्ट कॉस्ट यानी एक यूनिट की कॉस्ट में एफओएच कितना है, ये इस चैप्टर में मेनली हमने सीखना है। अब इसके बारे में कोई 2-4 लाइनें लिखनी है तो मर्जी आपकी। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि हम करना क्या लगे। हमारा मेन मकसद इस चैप्टर को पढ़ने का प्रोडक्ट कॉस्ट में कितनी एफओएच है ये जानना है। अब वो कैसे है वो सीखेंगे आगे 6-7 क्लासेस में। अगर ये नोट करना है तो 2-4 लाइनें लिखी हैं तो लिख लें। वो देखते हैं क्या करना है।
अच्छा, पूरी कॉस्ट पे ना मेरी कोशिश यही चलेगी कि मैं आपके जो लेक्चर नोट्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड बनवाऊं, यानी पूरे चैप्टर में सब चीजें स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊं। तो सारे चैप्टर्स नहीं, लेकिन कुछ कुछ मैं शुरू में बताया करूंगा कि मैं इनको कितने हिस्सों में बांट रहा हूं। तो इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाने के लिए 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, यानी ये मैंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ, ऐसा नहीं कि किताब के अंदर इस तरह की बात है, मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं मैं इसको 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। एक में इसमें आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा जिसमें हम साल के स्टार्ट पे खड़े हुआ करेंगे अभी, यानी कुछ कैलकुलेशंस हो रही होंगी जो एट स्टार्ट ऑफ पीरियड हो रही होंगी, और एक हिस्से में हम चले जाएंगे साल के एंड पे। तो 2 हिस्सों में तोड़ के बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर जो हमने इन दोनों में सीखा होगा वो मिक्सर ही टेस्ट हो रहा होगा, लेकिन सिखाने के एतबार से मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट लिया। एक सिखाऊंगा आपको पहले हम वो कैलकुलेशन जिसमें साल के शुरू पे खड़े हुआ करेंगे, फिर उसके बाद हम साल के एंड पे आके भी कुछ काम करेंगे। तो ये दोनों मैं अलग अलग टुकड़े सिखाता हूं। पहले करते हैं साल के शुरू की चीज। साल के शुरू पे जो चीज कैलकुलेट होनी है उसमें एक ही मेन चीज है, और वो है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, और इसको प्यार से कहते हैं OAR। उसे कहेंगे तो OAR, और इसका एक नाम और भी है, इसको कहते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट। वो भी कहीं लिख लें ब्रैकेट में, ओवरहेड रिकवरी रेट। ज्यादा मशहूर यही है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट OAR, लेकिन ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं इसको। वो क्या होती है? अच्छा, जिन्होंने पहले जिंदगी में कभी ये कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है किसी भी लेवल पे, तो वो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के वर्ड से भी परहेज करना। मैंने ये वर्ड नहीं बताया क्या होते हैं। और आप सब लोग जो भी शुरू से साथ चल रहे हैं, इस चैप्टर में हमें जरूरत नहीं है तोड़ने की फिक्स्ड और वेरिएबल। तो हम बस एफओएच की बात कर रहे हैं, अदरवाइज एफओएच फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। इस चैप्टर में है नहीं जरूरत। अगले जब चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर फिक्स्ड और वेरिएबल तोड़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं है जरूरत। और ये जो चीते चीतियां पुराने बैठे में, अगर आप यहाँ ये पूछेंगे सर ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है कि मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये नाम मैंने इंटेंशनली अभी नहीं सिखाए हुए, ठीक है? तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के बगैर हो रहा है ये चैप्टर। और जिन लोगों को नहीं पता तो कुछ नहीं, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पता नहीं क्या होता है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड्स क्यों? क्योंकि हम पढ़ ओवरहेड्स रहे हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब इंशाल्लाह कल सवाल कराते हुए समझाऊंगा। रेट समझाता हूं कि इसको रेट क्यों कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लें मुख्तलिफ मिसालों से, फिर मैं फार्मूला बना के देता हूं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। एक बिजनेस है, चलो छोटे लेवल से, फोटोकॉपी शॉप है। उस फोटोकॉपी शॉप ने अपना जो फोटोकॉपी का रेट है वो डिसाइड करना है। एक तो है ना कि मार्केट में 2 रुपए चल रहा है जी, नहीं, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि अगर उसने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करनी हो तो वो एक कॉपी कितने की बेचे, ये वो तभी जान पाएगा। अच्छा, वो सेल करेगा ना सारे खर्चे पूरे करने के लिए, तो वो अपनी सेल प्राइस रखने के लिए पहले ये तो जान ले कि उसको एक कॉपी कॉस्ट कितने की करती है ना? तो एक कॉपी जो कॉस्ट करती है उसमें कागज की कॉस्ट तो इजीली पता चल जाएगी, क्योंकि एक कागज कितने का होगा,
ये तो पता ही होगा ना, ये तो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन उस कागज की प्रिंटिंग के लिए बिजली कितने रुपए की लगती है, उस मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस का पर कॉपी क्या ताल्लुक है, जो उसने आगे 2-3 लोअर अपने वर्किंग के स्टाफ रखे हुए हैं, 5-6 मशीनें हैं ये गुलबर्ग में और ये और इस तरह के इलाकों में आप देखेंगे बड़ी बड़ी फोटोकॉपी शॉप्स होती हैं, 5-5 6-6 मशीनें रखी होती हैं। वो जो मुलाजिम रखे हुए हैं उनकी सैलरी, उसको पर कॉपी कैसे बनाए, उस शॉप की बिजली का बिल, उसको पर कॉपी कैसे बनाए। तो कुछ ना कुछ उसको हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि ताकि वो अपनी कॉस्ट पर कॉपी बना सके। वो कैसे बनानी है उस पर आता हूं मैं। इसी तरह से एक बिजनेस है जो रेंट पे देता है गाड़ियां, और गाड़ियां भी बड़ी ये कोस्टर्स वगैरह, और रेंट पे ऐसे कि लोग गाड़ियां किराए पे लेके तो वो नॉर्दर्न एरियाज में और ट्रिप्स के लिए जाते हैं। वो कस्टमर को जो प्राइस चार्ज करता होगा वो किस तरह से होगी प्राइस, यानी क्या करेगा, सवारियों के हिसाब से गाड़ी दे रहा है किराए पे, ले जाए गाड़ी, मतलब कॉलेज में ट्रिप लेके जाना है स्टूडेंट्स का, तो वो गाड़ी ले रहे हैं किराए पे, तो अपने कस्टमर को किस तरह से प्राइस कोट करेगा, क्या मुनासिब होना चाहिए है, पर डे करना चाहिए, पर डे, और ज्यादा क्या बेहतर है, यानी पर डे वो जितना किराया चार्ज कर रहा है तो चाहे वो छांगा मांगा घूम के आ जाए, चाहे वो स्कर्दू घूम के आ जाए है, या माइलेज भी मैटर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ये बिल्कुल गाड़ी चलानी है तो गाड़ी को किराए पे देने के लिए ये बिल्कुल इस्तेमाल होनी चाहिए बात कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस के लिए आपको गाड़ी चाहिए। तो उसके लिए एक रीजनेबल तरीका ये होगा, बल्कि अगर आप ये क्रीम या इस तरह की जो और कैब्स हैं ये यूज करते हो तो वो किस तरह से प्राइस करते हैं, किलोमीटर के हिसाब से ना, तो उसमें ज्यादा बेहतर है कि उस किलोमीटर की एक प्राइस रखे। अब उस किलोमीटर की प्राइस तय करने के लिए उसको ये तो पता हो कि उसको अपने खर्चे पर किलोमीटर कितने कॉस्ट करते हैं। पेट्रोल तो फाइन हो सकता है, क्यों, वो तो डायरेक्ट मटेरियल है, पता चल जाएगा 1 लीटर में कितने किलोमीटर, लेकिन गाड़ी की मेंटेनेंस पर किलोमीटर क्या कॉस्ट करेगी, बाकी लोगों के स्टाफ की सैलरी पर किलोमीटर क्या कॉस्ट करेगी, थोड़ा मुश्किल काम है ना। लेकिन कोई लिंक बनाएंगे, एक मिसाल और समझ लें, फिर लिंक बनाने की बात करता हूं। कॉलेज ने फीस डिसाइड करनी है पर स्टूडेंट, तो एक तो है, मैं फिर बता रहा हूं, मार्केट बेस्ड नहीं, यानी कि कंपेटिटर इतनी फीस चार्ज करें, वो नहीं, कॉस्ट बेस्ड। तो एक स्टूडेंट से कितनी फीस चार्ज करनी है, इसके लिए वो क्या क्या खर्चे इंक्लूड करें, 2-4 मिसालें ले लेते हैं। टीचर्स की कॉस्ट, जो 200-250 रुपए देते होंगे टीचर को, वो जो टीचिंग स्टाफ की कॉस्ट है वो हो गई, नहीं ट्रिलियन, छोटी सोच है आपकी, ट्रिलियन। और क्या खर्चा पूरा करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी है, मेजर खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का है, और चले मैं वो फोटोकॉपी ले लेता हूँ, बस चल काफी है, फोटोकॉपी ले लेते हैं, नहीं नहीं बस ठीक है, ये 3 मिसालें बहुत हैं। अगर इन खर्चों को किसी तरह पर स्टूडेंट तक पहुंचाना है तो इनका स्टूडेंट से रिलेशन, इनका स्टूडेंट से कोई ना कोई कनेक्शन किसी लिंक से निकालना पड़ेगा। इसका ताल्लुक नंबर ऑफ स्टूडेंट से होगा, नंबर ऑफ या क्लास का एरिया कितना ज्यादा है, या क्लासेस की ड्यूरेशन कितनी ज्यादा है। इसका बेस्ट लिंक किससे बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। इसका लिंक किससे बनेगा, एरिया से भी कह सकते हैं, और ज्यादा ड्यूरेशन के साथ, क्योंकि अगर एक क्लास 3 घंटे की है और ये 4 एसी चल रहे हैं तो उस 4 एसी के लिए 3 घंटे इंपॉर्टेंट है। अब सामने 10 लोग बैठे हैं, 15 लोग बैठे हैं, उसका ताल्लुक टाइम से, तो इसको अगर लेट करना पड़ेगा तो इसके लिए करेक्शन आवर्स से ज्यादा बेहतर बनता है। टीचिंग स्टाफ, ये भी आवर्स, ये भी लेक्चर्स। तो किन खर्चों को किस तरह से प्रोडक्ट से रिलेट करना है, डिपेंड करता है कि उनका आपस में कनेक्शन किस चीज से बेहतर बनता है। कुछ खर्चे हुआ करेंगे जिनका लिंक टाइम से ज्यादा बेहतर बनेगा, कुछ खर्चे ऐसे होंगे कि चले एक और, इसी में और मिसाल देता हूं, कॉस्ट की क्लास की फीस डिसाइड करनी है, और लेट्स से कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की क्लास पीआरसी का जो पेपर है, या और आगे चले जाएं जो पहुंचते कम कम लोग हैं, कंपनी लॉ की बात कर लेते हैं या एमएफए की बात कर लेते हैं, तो इनकी फीस वो होगी स्क्रीन ऑन है, खैर है, वैसे भी जबानी बोल रहा हूं अभी तो। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि कॉस्ट की क्लास और कोई रिलेटिवली थोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्लास, उनकी अगर फीस डिसाइड करनी है और इस बिल्डिंग का रेंट भी रिलेट करना उस क्लास के साथ, तो रेंट को लिंक करने के लिए क्या बेहतर कनेक्शन लगता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या नंबर ऑफ आवर्स, क्लास की ड्यूरेशन, या क्लास का एरिया कितना है?
मेरी आखिरी वाली मिसाल भी सुने ना, क्लास के एरिया के साथ लिंक कर लें या आवर्स के साथ, एरिया के साथ ना, क्योंकि जितनी बड़ी क्लास एक सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है तो उस बिल्डिंग का किराया ज्यादा उस क्लास से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ओवरहेड्स को बांटने के लिए, ओवरहेड्स को प्रोडक्ट से रिलेट करने के लिए कोई ना कोई लिंक साथ जोड़ना पड़ेगा। वो लिंक आवर्स भी हो सकते हैं, वो लिंक मशीन के आवर्स भी हो सकते हैं, वो लिंक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन भी हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन अभी आपको इस मिसालों से मैं बस समझाना यह चाह रहा था कि किसी ना किसी लिंक के जरिए जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर ट्रैवलिंग, जो मैंने मिसाल दी थी कोस्टर किराए पे देनी है, अगर वो ये निकाल पाए कि 1 किलोमीटर हमें कितना कॉस्ट करेगा, अगर समहाउ ये निकाल लिया तो इससे अब फायदा क्या होगा? अब उन्होंने जो भी किसी कस्टमर को गाड़ी किराए पे देनी हुआ करेगी, जितने किलोमीटर उस कस्टमर ने गाड़ी यूज करनी हुआ करेगी, उसको वो उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और देख लेंगे कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अब आगे उसको प्राइस चार्ज कर ले जो करनी है। तो एक बार एक रेट की शक्ल में ले आए ओवरहेड्स, उसको कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और ये एक प्री डिटरमिन्ड रेट है। ये एक प्री डिटरमिन्ड रेट है। प्री डिटरमिन्ड का मतलब है शुरू में कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटेड एट स्टार्ट ऑफ पीरियड। अच्छा, अब इस रेट को कैलकुलेट करने के लिए तो एक्चुअल डाटा नहीं होगा, तो एस्टिमेशन यूज हो रही होंगी ना। यानी अब 2023 अगर स्टार्ट हो रहा है तो 2023 के लिए एक रेट कैलकुलेट करना है कि 2023 में जब भी गाड़ी किराए पे जाएगी, 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो कितना खर्चा हुआ करेगा। तो इस सारी कैलकुलेशन में जो भी फिगर्स इस्तेमाल होंगी वो एक्चुअल या एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड ना। उसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है बजट का आइडिया। बजट क्या होता है? तो ये जो कैलकुलेशन हो रही होंगी, इन कैलकुलेशन के लिए डाटा जो इस्तेमाल किया जाएगा वो होता है एस्टिमेटेड या कह लें बजटेड डाटा। तो OAR एक रेट है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और इसका मकसद है कि हम प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट जान सकें। हम इसकी मदद से प्रोजेक्ट कह रहा हूं, पीरियड के स्टार्ट में ही एस्टीमेट कर सकते हैं कि एक यूनिट कितना कॉस्ट करेगा। और यहीं से मैंने इस चैप्टर को शुरू किया है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक यूनिट में पर यूनिट कॉस्ट क्या आया करेगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो आसान होगा कैलकुलेट करना, लेकिन FOH में मुश्किल है। तो उसके लिए हम कुछ अंदाजा लगा पाएंगे इसकी मदद से। ये कोई ऐसा रेट हम कैलकुलेट करने लगे हैं कि वो जो साल के एंड पे जाके 18 रुपए पता लगना था, 22.5 रुपए पता लगना था, हम साल के शुरू में ही कोई ना कोई मुनासिब अंदाजा लगा पाएंगे। तो वो जो मुनासिब अंदाजा है वो OAR है। तो ओवरहेड्स यानी ओवरहेड्स के लिए एक रेट है जिसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए एक फार्मूला है, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय, अच्छा ये हम किसी साल के शुरू में कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल के लिए। जैसे अगर 2023 के स्टार्ट में खड़े OAR कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 2023 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको करना होगा 2023 में, हमने काफी कामों में इस्तेमाल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इस्तेमाल होगा, बजटिंग में इस्तेमाल होगा, डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होगा, प्राइसिंग में इस्तेमाल होगा। सारे चैप्टर एक करके हमने आगे पढ़ने हैं। तो इसका शुरू में कैलकुलेशन की जा रही है उस साल के इस्तेमाल के लिए। तो इसलिए इसके फार्मूले के अंदर FOH भी बजटेड होंगे और इसको किसी ना किसी बेस से लिंक करना पड़ेगा। जैसे मैं भी मिसालें दे रहा था कि फोटोकॉपी के खर्चों को कुछ से लिंक करना मुनासिब है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा बेहतर है, बिजली के बिल को आवर्स, तो किसी ना किसी बेस से लिंक करना जरूरी होगा। एक और मिसाल ध्यान में आ रही है, एक ये जो टेलर्स होते हैं, टेलर शॉप, इसको हम कपड़ा देते हैं वो फिर सी के देता है। ये तो चलो एक इंडिविजुअल हो गया, लेकिन अगर कोई बिजनेस है बहुत बड़े लेवल का जो मुख्तलिफ ऑर्डर्स स्टिचिंग करके देते हैं, कभी किसी की शर्ट्स का ऑर्डर आ जाता है, कभी जैकेट्स का ऑर्डर आ जाएगा, कभी शलवार कमीज का ऑर्डर आ जाएगा। उन्होंने अपना स्टाफ बिठाया हुआ, मशीनें हैं बहुत सारी और उनका पास स्टाफ है। वो कस्टमर को कैसे चार्ज करते होंगे, यानी क्या मुनासिब बनता है? पर मीटर। कोई मुश्किल शर्ट हो सकती है, कोई मुश्किल आसान शर्ट हो सकती है जी।
आवर्स के साथ ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई सादी सी शर्ट हो 15 मिनट में सिल जाए, हो सकता है कोई मुश्किल डिजाइन हो तो 2 घंटे लगाने पड़े। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि वो स्टिचिंग सर्विस दे रहे हैं तो उनको अपने सारे खर्चे किस चीज से लिंक कर लेने चाहिए होंगे, आर से। यानी उनका जो रेट होगा ओवरहेड का वो होगा रेट इतने रुपए पर आर। इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि इतने घंटे काम करें तो इतना खर्चा आ जाता है। ये जानना क्यों जरूरी है, क्यों हेल्पफुल है? अब अगर बिजनेस को यह पता चल जाए कि 1 घंटा काम करना हमारे कितने खर्चे होंगे तो ठीक है, प्राइस चार्ज कर लेंगे कस्टमर को। तो OAR को किसी भी बेस से लिंक किया जा सकता है। नॉर्मली वो 6 हैं बेसिस, आप सवाल में उनमें से कोई एक ही देख रहे होंगे। तो फार्मूला बन गया टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड जो भी बेस है, और ये ज्यादातर इन 6 में से कोई एक होती है। अच्छा, वैसे अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, नालायक सा आदमी हूं, ये बेसिस और बेसिस अलग अलग चीज है या बेस की प्लूरल बेसिस बन जाएगी? सही है ना? हाँ, इसका भी इतना भी नालायक। फॉलोइंग डिफरेंट बेसिस आर यूज्ड। ये 6 बेसिस लिख रहा हूं और इनमें से आपको कोई एक पेपर में टेस्ट हो जाती है, मल्टीपल भी हो सकती है मुख्तलिफ सवालों में। तो एक होती है जो सबसे ज्यादा मशहूर है, वो है डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी ओवरहेड्स को लिंक कर दिया जाए लेबर के आवर्स से। अगर ये बेस हुई तो ऊपर वाला फार्मूला बनाए, क्या बना? टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड लेबर आवर्स। यानी हम अगर 2023 का OAR कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि 2023 में हमारे अंदाजे के मुताबिक टोटल FOH कितने होंगे डिवाइडेड बाय 2023 में टोटल कितने घंटे काम होगा, ये अंदाजा ही लग रहा होगा। तो अगर इसको बेस रखना है तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। अच्छा, इसका जो आंसर निकलेगा वो किस शक्ल में होगा? रुपीस पर लेबर आवर। ये आपको साथ ये भी लिख देता हूं कि किस शक्ल में होगा वो यार। अच्छा, इसके अलावा एक और मशहूर बेस है, वो है मशीन आवर्स। लेबर आवर्स और मशीन आवर्स में फर्क है। लेबर आवर्स हैं कि वर्कर्स कितनी देर काम कर रहे हैं, वो तो मैनुअल भी काम कर सकते हैं, और मशीन आवर्स हैं कि मशीन कितनी देर चल रही है। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स। और अगर इसका फार्मूला लगाएं और आंसर निकले तो वो आंसर किस शक्ल में होगा? रुपीस पर मशीन आवर। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं एक बार फार्मूले लिख दूं और इसका एक बेसिक सा सवाल सामने आ जाए ना, फिर मैं इसको इंटरप्रेट भी कर देता हूं कि इसका मतलब क्या है। प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना उसके यूनिट्स, जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके यूनिट्स। फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्रोडक्शन। और इसका जो आंसर आएगा वो किस शक्ल में होगा? रुपीस पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये भी एक बेस हो सकती है अगर इसको बेस यूज करना हुआ। अच्छा, बेस का मतलब है जिससे लिंक करना है, किसी ना किसी एक्टिविटी से लिंक करना होगा ओवरहेड्स को, तभी उसको रेट की शक्ल मिलेगी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर बेस रखनी हो तो फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और इसका आंसर ये बचपन में आपको एक ट्रिक बताई थी, है जी? ये रुपीस पर आर क्यों है? ऊपर रुपीस है, नीचे आर है, तो रुपीस पर आर। ये रुपीस पर यूनिट क्यों है? रुपीस डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो ये क्या बन जाएगा? कुछ भी नहीं, टोटल रुपीस तो रुपीस तो कैंसिल हो गया। टोटल 1100 में से 880 मार्क्स आए आपके, तो 880 डिवाइड बाय 1100। कभी मैट्रिक FSC में नंबर नहीं लिए? 880 डिवाइडेड बाय 1100, 880 भी मार्क्स हैं, 1100 भी मार्क्स हैं, तो रेशो बन गई, वो परसेंटेज बन गई। तो ये एक रेशो बन जाएगी, लेकिन इसको परसेंटेज की शक्ल में बना के लिखा जाता है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, ये मैं भी आपको सवाल सामने आए ना फिर बताता हूं, बिल्कुल अभी बस फार्मूले लिखते जाएं।
एक बेस है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फार्मूला अगर इसको बेस बनाना हो तो टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये और चीज थी, ये आर्ट्स थे, उनको रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे जो लेबर को पर आवर दिया करते हैं तो लेबर कॉस्ट बन जाएगी। इसका आंसर भी परसेंटेज की शक्ल में होगा और वो कहलाएगी परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये प्रोसेस कॉस्टिंग में अक्सर यूज हुआ करेगा। और लास्ट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो प्राइम कॉस्ट भी एक बेस हो सकती है। तो फार्मूला बन गया टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्राइम कॉस्ट, और इसका आंसर भी परसेंटेज की शक्ल में आएगा। प्राइम कॉस्ट और इसका आंसर भी ये इसी तरह। इसका जो ओआर निकला वो एक परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट होगी। इससे क्या मुराद है वो सवाल के साथ समझाता हूं। लिखिए सवाल। Following budgeted information. Following budgeted information. वालेकुम सलाम। जी 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 जी। अच्छा, वो कल बताया था उन्होंने आपको, कल परसों एक सेशन अरेंज किया हुआ है। ये जिशान खालिद साहब हैं, यूथ क्लब का सुना होगा आपने। हाँ, तो उनके कोई स्पीकर हैं, अभी इसी रूम में उनका कुछ 4 बजे सेशन है, तो करिएगा अटेंड। मैं भी हूँगा इंशाल्लाह। तो नहीं, रोटी छोटी कोई नहीं है, रोटी कोई नहीं है जी। हाँ हाँ, क्यों? तो इसलिए जो हिस्सा बनना चाहें बैठिएगा, अच्छी बात है आप, क्योंकि उसके अलावा आपने जो उस टाइम में करना होगा वो कोई इससे बेहतर काम नहीं होगा। तो अच्छा, तो फिर उस सेशन से पहले नमाज पढ़ के आइएगा, क्योंकि उसमें तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक, सवाल लिखें। क्या लिखा है? फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ईयर 2023, रिलेट्स टू ईयर 2023। अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन चल रही है। टोटल एफओएच, टोटल एफओएच, अब ये सारी बजटेड इंफॉर्मेशन है 2023 की। टोटल एफओएच 50,000 रुपए, ₹50,000। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹25 पर यूनिट, 25 रुपए पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹50, 50 रुपए पर आर, 50 रुपए पर आर, यानी जो लेबर रखी हुई है इसको घंटे का 50 रुपए पे करते हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स नेक्स्ट है। डायरेक्ट लेबर आवर्स 2 आवर्स पर यूनिट, 2 आवर्स पर यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लेबर काम कर रही होती है। और नेक्स्ट लिखें मशीन आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट। जी, मशीन आवर्स भी पर यूनिट ही बता रहा हूं, लेबर भी पर यूनिट ही बताया था। मशीन आवर्स हैं 5 आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स हैं 5 घंटे पर यूनिट। आपसे अभी रिक्वायर्ड है OAR निकाल दें इन 6 के 6 तरीकों से। करें अभी। इन 6 के 6 तरीकों से OAR कैलकुलेट कर दीजिए।
खुद जज करना हो सकता है, लेकिन उसकी भी टिप्स बता दूंगा, कर लेंगे। ये 25 और 50 मैंने पर दिया है। ये क्या है? 25 पर यूनिट लिख दें नीचे, फार्मूले में भी 25 पर यूनिट ही लिख दें। सोचें। ये 50 पर यूनिट है, मैंने 50 पर यूनिट दिया है। नहीं दिए, ढूंढे। कुछ तो कर यार, कुछ भी नहीं किया। जी कैसे? जी क्या है?
ये क्या चीज है? क्या पर यूनिट? 25 रुपए पर यूनिट दिए मैंने, अब आगे तो उससे क्या आएगा? अरे 25 रुपए दिया है ना मैंने पर यूनिट ऑलरेडी। मेरे को दोबारा निकालो। यार मुझे अंदाजा नहीं था कि कॉस्ट इतनी मुश्किल है। वेलकम। तो क्या करोगे जो इतना जिंदगी का गुजार दिया, तुम चांद पे पहुंच गए, हम तो वो आपकी ने कहा कि मैं मुनीबा से 14 लाख मिल जाऊंगा। चलो नीट भी कर लेते तो कितना को प्यारा लगता है, ऐसे ही लगना था। अच्छा जी, क्या किया? वो सही है। तो कुछ तो करना यार। ठीक है 25 तो पर यूनिट है। अच्छा तो मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में? टोटल मटेरियल कॉस्ट। वो देखना यार, डिवाइडेड, वो ऊपर नीला नीला, टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, टोटल बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वो 1000% क्या निकाल दिया है? मुझे अंदाजा नहीं था कि कॉस्ट इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल हो जाएगी। डायरेक्ट लेबर आवर्स 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 2, टोटल बजटेड आवर्स। टोटल अगर एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं तो पूरे साल में हमने 4000 यूनिट्स बनाने हैं, तो 8000 6.25 पर आवर। दूसरा मशीन आवर्स 50,000 डिवाइडेड बाय 5, एक यूनिट बनाने में 5 मशीन आवर्स लगते हैं। टोटल बजटेड मशीन आवर्स, टोटल बजटेड TOTAL, टोटल बजटेड मशीन आवर्स। तो एक यूनिट में अगर 5 घंटे लगते हैं तो हमने तो 4000 बनाने। 2.5। अब ये जिन लोगों ने नीचे और फनकारियां की हैं वो फिर कोशिश करना, ये कल करके आइएगा, फिर गौर करिएगा, मैंने हिंट दे दिया, अब और गौर करिएगा। ठीक है जी, अल्लाह।